हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और कल हमने किए थे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि उस टाइम पे हमारे फीचर्स क्या थे। कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस तो नहीं है, जो नेचर था ना एज इट इज़ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन करवा देती हूँ। अंडर डेवलप्ड है फर्स्ट, तो अंडर डेवलप्ड की तो वही बात है कि उस टाइम पे जो अंडर डेवलप्ड थी हमारी इकोनॉमी, उसके सारे मैंने आपको फीचर्स करवाए हैं। तो मेन चीज़ें यही हैं कि लो पर कैपिटा इनकम थी, उस 230 थी ओनली, और पीपल्स जो थे वो अनेबल टू फुलफ़िल देयर इवन बेसिक नीड्स। और क्या फैला हुआ था लोगों में, बेरोज़गारी, गरीबी और इग्नोरेंस, इलिटरेसी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुई पड़ी थी उस टाइम पे। ये थी हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद है स्टेगनेंट इकोनॉमी, हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी अगेन। सो स्टेगनेंट इकोनॉमी भी उसको बोलते हैं जिसमें हमें ग्रोथ देखने को ना मिली हो बहुत टाइम तक। जिस इकोनॉमी में आपको पता है हमारी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी उसमें, और नेगेटिव जा रही थी। और आपको मैंने डाटा भी दिखाया था 1860 से लेके 1950 तक कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कितनी नेगेटिव थी, और 0.1% समथिंग थी। ठीक है, और थर्ड क्या है कि एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट, जो हमारी बैकवर्ड एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट। तो आपको पता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे 70% जो पॉपुलेशन थी कंट्री की, वो 70% पॉपुलेशन जो थी उन्होंने वो एग्रीकल्चर में अपने एम्प्लॉयड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में वो लोग काम करते थे। 70% जो जनसंख्या थी वो हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो फिर 50% से ज़्यादा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ना, जीडीपी बोलते हैं कंट्री का जो था, वो भी 50% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा था। और क्या था ना कि 527 लाख टन जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो रही थी उस टाइम पे, जो कि बहुत ही कम थी। लोग जो थे वो ज़्यादा थे, लोगों के नीड्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। जो 527 लाख टन हेक्टेयर जो प्रोडक्शन थी ना, क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी वांट्स को, किनकी, लोगों की। ठीक है, और उसके बाद एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वाज ओनली 660 पर हेक्टेयर। 660 केजी पर हेक्टेयर थी वीट की प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। एंड पैडी की, राइस की कितनी थी? 665 पर हेक्टेयर। ठीक है, केजी पर हेक्टेयर। सो बहुत ही कम थी। सो इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ही बैकवर्ड था, और उसी की वजह से हमारी जो इकोनॉमी का फीचर भी था ये। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। मतलब कि ठीक है, हमें 91% इंडस्ट्रीज़ मिली थी अनडिवाइडेड इंडिया की, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़्यादातर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में। कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में उस टाइम पे इस्टेब्लिश थी, जो कॉटन, जूट एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ मेनली। ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम था। प्लॉट्स 421.5 करोड़ मीटर थे, 9000 कॉमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्शन होती थी। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, जो इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको भी बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी थी उनकी, वो ख़त्म ही होगी एक तरह से। और जो घर में लोग अपने हैंडमेड वर्क से, हाथों से जो सामान बनाकर बेचते थे, वो भी बंद हो चुका था पूरी तरह से। क्योंकि क्या वजह थी इसके पीछे? क्या वजह थी इसके पीछे कि जो हमारी अंग्रेज़ थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग इंडिया से रॉ मटेरियल जो था वो एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। फिनिश्ड गुड्स मतलब कि बना बनाया सामान जो कि मशीनरी से बना होता था। ठीक है, तो वो क्या था, वो सस्ता होता था कि यहाँ से जो हाथों से सामान बनता है वो तो महंगा होता है ना ऑब्वियसली। तो लोग जो थे वो लोग मशीनरी से बने हुए सामान को ज़्यादा मतलब कि खरीदते थे देन हैंडमेड थिंग्स। ओके, सो ये भी कारण है, ये भी फीचर है हमारा कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी उस टाइम पे। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, बहुत ही बैकवर्ड थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम्स कंसर्निंग पॉपुलेशन। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कंसर्निंग पॉपुलेशन मतलब कि देखो, जब 1921 में जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की थी ना,
25 करोड़ थी, ठीक है, 25 करोड़। और 1947 और 48 में पता है कितनी हो गई? 1947-48 में वो 10 करोड़ बढ़ गई, सीधे 35 करोड़ हो गई। इसका कारण क्या था ना कि जो बर्थ रेट था वो ज़्यादा था डेथ रेट से। पर 1000 किलोमीटर में जो बर्थ रेट था वो 45% था और जो डेथ रेट था वो 21% था। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो ग्रोथ थी ना वो कंट्री की बढ़ रही थी, ठीक है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बैकवर्ड था उस टाइम पे। देश में अनाज की बहुत कमी थी और पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से कंट्री को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और क्या था ना कि 86% जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी, ठीक है, 86% विलेजेस में रहती थी, वो भी बेसिक नीड्स के बगैर, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी मुश्किल होती होगी। सो इंडिया इस वजह से बहुत ही बैकवर्ड कंट्री थी क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है कि लो रेट ऑफ बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी कंट्री की बुनियाद कैसी है, ठीक है, वहाँ के रेलवे कैसा है, रोड्स कैसे, ब्रिजेस कैसे, हॉस्पिटल कैसे है, स्कूल्स कैसे है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एवरीथिंग, ठीक है, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, ठीक है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, अभी भी डेवलपिंग है हमारा इंडिया, लेकिन उस टाइम पे तो अंडर डेवलप्ड था, तो सोचो क्या होगा, ठीक है। सो क्या था ना कि उस टाइम पे जो हमारा जियोग्राफिकल जो लैंड था ना उसमें से 90% लैंड के ऊपर ना 90% लैंड जो था वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब कम्युनिकेशन नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, बैंकिंग नहीं थी, ऐसी सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी। कहाँ पे? 90% लैंड के ऊपर इंडिया में उस टाइम पे। ओनली 10% लैंड को, मतलब कि 3000 विलेजेस थे उस टाइम पे जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जस्ट 3000 विलेजेस ओनली। तो बाकी सब विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती थी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उस टाइम पे जस्ट 2100 मेगावाट था, ठीक है। रेलवे लाइन भी इतनी 53.7 किलोमीटर 1000 किलोमीटर थी, ठीक है। और रोड्स भी सेम इतने ही, मतलब बहुत कम थे, रोड्स थे ही नहीं इतने अच्छे, बने ही नहीं थे इतने अच्छी तरह से, और बहुत ही बैकवर्ड था इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वजह से भी ये भी हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेन फीचर है, ठीक। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे कि देश में जो बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज सेटअप करना, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप करना, ये सब कैपिटल गुड्स होती है ना, सो इनमें इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो मनी इन्वेस्ट करनी थी ना वो उसका रेट बहुत ही लो था। 1947-48 में ना जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ना इन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो जस्ट 7% थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की जो इनकम थी वो बहुत कम थी और जस्ट 7% जो थी वो कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट होती थी और जो 80% जो था वो 7% में से 80% जो था वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से आता था और जस्ट 20% जो था वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता था। तो ये भी एक मेन फीचर है कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि मनी की वैल्यू इंक्रीज़ होना, ठीक है। आजकल भी बहुत इन्फ्लेशन हुई पड़ी है, टोमेटोज़ कितने महंगे हो गए, ठीक है। टोमेटोज़ जो हैं उनके रेट में क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गई है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन यही होती है कि मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बहुत थी कंट्री में क्योंकि गुड्स की कमी थी। आपको पता है कि जिस चीज़ की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सप्लाई जो है कम हो रही है लेकिन नीड उसकी ज़्यादा है, तो अगर उस चीज़ को हम लोग महंगे प्राइस में भी बेचेंगे तो लोगों को ख़रीदना ही पड़ेगा, है ना। सो ये भी कारण था उस टाइम पे इन्फ्लेशन होने का, क्योंकि रिसोर्सेज तो थे नहीं कंट्री में, हमारी में रिसोर्सेज थे नहीं और लोगों की वांट्स जो थी वो ज़्यादा थी,
सो इसलिए सप्लाई कम थी, उसका प्राइस ज़्यादा था लोग। तो जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट फीचर हमारा क्या है कि पार्टीशन ऑफ इकोनॉमी। सो पार्टीशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि आपको पता है कि इंडिया में से एक पार्ट अलग करके एक न्यू नेशन को बनाया गया था। कौन सा था वो? पाकिस्तान, ठीक है। तो उस टाइम पे जो था हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था। अभी हम पढ़ के आए हैं नेचर में, ठीक है। क्या था कि जो लैंड था वो 77% तो लैंड हमें मिला था, लेकिन 82% हमें पॉपुलेशन मिल गई थी जो कि ज़्यादा थी, लैंड कम था और प्रोडक्शन भी तो करनी थी। और क्या था कि प्रोडक्शन के लिए जो 91% हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आई थी, लेकिन उन इंडस्ट्री में जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो था उसका सारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो तो सारा का सारा पाकिस्तान में चला गया था। तो हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाने पड़ते थे रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान से, और पाकिस्तान वालों के हॉस्टाइल बिहेवियर की वजह से वो लोग मना कर दिया है ना, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे हमें। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही बैकवर्ड हो गई इस वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग भी थे, आर्टिशंस थे ना, बहुत अच्छा काम करते थे, वो लोग भी माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ इकोनॉमी ने भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। सो ये हमने फीचर्स कर लिए हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। बहुत ही अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके डाउट सॉल्व ज़रूर करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।